नमस्ते सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क की वैकेंसियाँ निकली है, जिसमें जो स्क्रीनिंग फ़ेज़ होती है वो आपको पता है कि हाईली कॉम्पिटिटिव होती है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है वो 80 मार्क्स पे क्वालिफाई कर रहा है और किसी के 60 है, तो 60 वाले को 80 के कंपैरिजन में कम नॉलेज है। ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और किस तरह से आप आगे अप्रोच कर सकते हैं 100 डेज़ को। तो 100 डेज़ के जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, ये आपने दिमाग में रख लेना। 100 दिन के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको कोई ऐसा प्लान नहीं दूंगा कि भाई आप इसको ही पकड़िए। अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज़ कीजिए, क्योंकि एक प्लान जो है वो सबके लिए सूटेबल नहीं होता है। पर मैं कुछ एक चीज़ें आपको ज़रूर बता दूंगा कि कुछ एक चीज़ों पे आप फोकस करके ना चीज़ ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करें। फिर ये आपको डेफिनेटली अब तो आइडिया हो चुका होगा कि इस पेपर की कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। हाई जाने के साथ साथ इसमें क्या है, लक फैक्टर का भी काफ़ी रोल रहता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 73 है या 75 कट ऑफ गई है, तो ऐसा नहीं है कि 70, अगर आपने 73 किए हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका थोड़ा लक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक दो नंबर आपके ज़्यादा होने के लिए। तो उन सब चीज़ों से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पर अपनी तरफ से 100% आपने देना है। देखिए, स्मार्ट प्रिपरेशन हम बहुत बार सुनते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन। पर एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि स्मार्ट प्रिपरेशन इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट स्टडिंग बट मैटर्स मोस्ट एंड कवरिंग इट इनटू मार्क्स। ये चीज़ अपने दिमाग में रखो आप। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें पैटर्न को भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह का पैटर्न रहता है। आपने पीछे से नोट किया होगा कि देखिए, जो 2025 का पेपर हुआ था ना, उस टाइम पे जो हमारे हाई कोर्ट में जो जीएडी रजिस्ट्रार थे वो भूपेश सर थे। उसके बाद अभी चंद्र सर है। तो उनके जो टेन्योर है, मुझे लग रहा है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो मेंस हुआ था वो भी उनके ही टाइम में हुआ है। ये हाई कोर्ट क्लर्क कम प्रूफ रीडर की स्क्रीनिंग और मेंस दोनों ही उनके टाइम पे हुए हैं। तो आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि ट्रेंड कितना शिफ्ट कर दिया है और कितना लेवल ऊपर जा रहा है। तो आपको इसी के ही अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, इसी पे ही स्टिक रहना है। अपना स्टैंडर्ड या अपने लिए जो पैरामीटर है वो हमेशा ही हाई रखने हैं, तभी आप जो है वो इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि पिछली बार डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का पेपर बहुत हल्का आ गया था, तो इस बार वैसा होगा। तो ये बात अपने दिमाग से अभी के लिए तो निकाल ही दीजिए। तो ये सब बात हम आज करेंगे, पैटर्न के बारे में भी करेंगे, पेपर की डिफ़िकल्टी क्या रहती है उसके बारे में, और स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या रहती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अप्रोच करें आगे और किन टॉपिकों पे आप फोकस करें जिससे आपकी आउटपुट जो वो इन्हेंस हो। सबसे पहले जब हम बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो वैकेंसी का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसियाँ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सिलेक्शन में। अगर अच्छी पोस्ट हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। तो इस बार जो है वो 141 पोस्ट है, जिसमें से जो है वो आपकी यूआर की जो है वो 52 पोस्ट है। कोई शक शुबा नहीं है। 52 इंटू 5 कर लीजिए। मेंस के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे आपके, वो 260 बच्चे होंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। 260 बच्चे डायरेक्टली मेंस में जाएंगे यूआर के। बाकी जो टाई होता है वो तो आपको पता है कि आगे जाएगी ही जाएगी, उससे आगे बढ़ेगा। तो ये सब है। एससी की जो टोटल पोस्टें हैं इस बार वो आपकी 30 है, तो 150 एससी के बच्चे क्वालिफाई करेंगे। एसटी की 5 और 4 9 पोस्टें हैं, तो इसमें जो है वो आपके 45 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। ओबीसी में आपके 28 है, तो इसमें आपके भी अच्छे खासे बच्चे क्वालिफाई करेंगे 150 के आसपास। तो ये सब इसमें रहेगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस का आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें पहली चीज़ आपने दिमाग में रखो कि आपकी जो स्क्रीनिंग होगी उसकी लैंग्वेज होगी इंग्लिश। काफ़ी कई बार ना लैंग्वेज जो होते हैं वो कई कैंडिडेट के लिए बैरियर का काम करता है। तो एक दो क्वेश्चन जो है वो इस वजह से गलत हो जाता है कि उनकी लैंग्वेज पे पकड़ थोड़ी कम होती है। तो ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट करें।
भाषा आपकी इंग्लिश ही रहेगी, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, 2 घंटे मिलते हैं, आप आराम से इस पेपर को 2 घंटे में अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें जो है वो आपको सीधा सीधा 70 नंबर का जीके ही आता है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर जीके का लेवल उठाना चाहे ना, तो इस लेवल तक लाया जा सकता है कि कट ऑफ जो है वो 65 या 60 से ऊपर कभी ना जा सकती है, कभी नहीं जाएगी। पर अब देखते हैं कि किस तरह का पेपर रहता है, और एक बैलेंस्ड पेपर की उम्मीद है कि इस बार पेपर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो 70 नंबर का जीके होता है वो भी उसको बाइफरकेट किया हुआ है कि हम वो पूछेंगे आपसे एचपी जीके 30 नंबर की वेटेज है एचपी जीके की, नेशनल जीके 25 नंबर का, इंटरनेशनल 15 नंबर का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर जो है होगा आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की। फिर इन्होंने नोट दे के बोला हुआ है कि हम आपसे पूछेंगे जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, हु इज़ हु, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी के बारे में। तो ये सब चीज़ें बोला है कि इसमें हम पूछेंगे आपसे। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कट ऑफ। ये कट ऑफ जो है वो आपकी गई थी 2022 में। पर आपको एक चीज़ की आइडिया होना ज़रूरी होता है वैकेंसी का। मैंने वैकेंसियाँ साथ में ही लिखी हुई है। उस टाइम का कैंडिडेट जो टॉप किया था जिसने यूआर से स्क्रीनिंग के अंदर, उसके मार्क्स थे 86, और जो लोएस्ट यानी कि मतलब सबसे कम मार्क्स का कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हुआ था मेंस के लिए, उसके मार्क्स थे 68। अब सिर्फ आपको जो है वो ये नंबर नहीं देखने की, कट ऑफ देख ली, इनके बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करो आप। आपके पास थी 84 वैकेंसी उस टाइम पे, और जो टॉपर और लास्ट का कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ उनके बीच में 18 मार्क्स का गैप है, 18 नंबर का गैप है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस तरह से ना एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है आपको, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। इसे ब्लाइंडली नहीं चलना है कभी भी। उसके बाद देखिए एससी की कट टॉपर जाता है 79 और कट ऑफ रहती है 63। अगेन यहाँ पर कितनी है, 16 नंबर का डिप है, 75, 65। यहाँ पर कितना गैप आया, 10 नंबर का एसटी के बीच में। ओबीसी 79, 63, अगेन कितना, 16 नंबर, 67, 46। पीएच का तो खैर छोड़ दीजिए। ईडब्ल्यूएस 80, 66। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 14 नंबर का डिप आपको देखने को मिला है। पर चूंकि इस साल वैकेंसियाँ 200 प्लस थी, यानी कि 210 से ऊपर पोस्टें थी, तो इस तरह की कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। और पेपर भी काफ़ी अच्छा था उस साल का, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी पेपर था 2025 की तरह, ऐसा नहीं था। अब आपको दूसरी तरफ देखिए 2025 की कट ऑफ। इस बार तो मतलब ऐसा पेपर डाला था कि हर किसी ने बहुत अच्छा स्कोर किया इस बार के पेपर में। और इस बार जो यूआर का कैंडिडेट जिसने टॉप किया उसके थे 95, और कट ऑफ गई 87। और इसके बीच में आप फ़र्क देख पा रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 29 थी यूआर की। तो 29 पोस्टें होने के कारण जो है वो आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ उसके और टॉपर के बीच में जो फ़र्क आया वो सिर्फ और सिर्फ आपको 8 नंबर का देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें हम एससी की, तो एससी का जो टॉपर था वो 90 और कट ऑफ 84, यानी कि 6 नंबर का डिप आया। एसटी में 91, 85। तो इसमें जो डिप आया वो आपका आया 6 नंबर का। अगेन ओबीसी 93, 84। इसमें जो डिप आया आपका वो आया 9 नंबर का, इक्विवेलेंट टू यूआर। फिर पीएच का भी छोड़ दीजिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 88 रही। सॉरी, इसमें मिस टाइप हुआ है। टॉपर जो था इसका वो 93 था। इसलिए आप ध्यान से देखिए कि आपको जो एक एवरेज डिप देखने को मिल रहा है टॉपर और जो लास्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुआ है उसके बीच में लगभग 6 नंबर का देखने को मिलेगा एवरेज। फिर उसके बाद इस बात को देखिए कि यहाँ पर क्या कहानी रहेगी। एच पी जी के मैंने बताया 30 क्वेश्चन 30 नंबर, नेशनल जी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर। सोर्स आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं उसको ही फॉलो कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही न्यू है तो इस पेपर के लिए आकाश पब्लिकेशन अच्छा रहेगा। छोटी बुक भी है और आराम से रिवाइज भी बार बार कर सकते हैं आप उसको। लूसेंट पढ़ लेना जीके के लिए। इंटरनेशनल जीके के लिए आपको मंथली ज्ञानम कर लेना है, सफिशेंट रहेगा। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इंश्योर करेगा कि आपके जो 30 क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर के, उनमें आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। अगर जीके का पोर्शन आपके फेवर में नहीं जाता या थोड़ा
जो है एक्सपेक्टेड लाइन से हिलता है तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएगी। देखिए टारगेट हम लेकर के चले हैं 80 का। अगर अभी आप कोई मॉक वगैरह लगाते हैं या कोई टेस्ट देते हैं और उसमें 50-55 नंबर आते हैं आपके, या एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये एवरेज कैंडिडेट जो भी इतना स्कोर कर ही लेता है हाई कोर्ट के पेपर में 50-55 के आसपास। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ से आगे आपको एक्सेलरेट करना है। अब एक बात ध्यान में रखो कि सीधा अगर आपके 55 बन रहे हैं अभी के टाइम में, अगर आपने मॉक लगाया है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, तो ऐसा मत सोचो कि मैंने 90 पे जाना है। पहले छोटे छोटे स्टेप लेकर के चलिए, पहले 60 तक पहुंचिए, 65, 70, 75, 80 इस तरह के। अगर आप सीधा 90 की तरफ जंप करने की सोचेंगे तो आप जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर होता है ना कि अगर आपके 70 भी बनेंगे तब भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो 90 का सोच के रखा है, उससे आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आपने आगे करना क्या है, देखिए स्ट्रैटेजिकली ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी डेली की जो रूटीन होगी उसको अलाइन करें एग्ज़ाम की वेटेज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखेंगे आप HPGK है जिसमें 30 सवाल है, तो आपको अपने टाइम का, जैसे 2 घंटे भी दे रहे हैं आप, या 3 घंटे दे रहे हैं, या 4 घंटे दे रहे हैं, तो अपने टाइम का 35% हिस्सा जो है वो आप HPGK को दीजिए। कोशिश करेंगे हम HPGK के अंदर कि आप मैक्सिमम स्कोर करें। इसके अंदर कुछ एक प्रायोरिटी पे टॉपिक होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, रीजनिंग, फिर नेशनल GK रीजनिंग और इंटरनेशनल GK कंप्यूटर। इस तरह से आपने इसको जो है वो रखना है और टारगेट रखना है 80 मार्क्स लाने का, और यह पॉसिबल है। हम इसके बारे में बात करते हैं आगे। देखिए कुछ एक मैंने 2022 का और 25 के पेपर को कंपेयर किया, और इसमें कुछ एक थीम्स जो है वो निकल करके आई जो रिपीट हुई है दोनों साल। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पूछे गए। पहला 2022 में पूछा गया कि ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है हिमाचल में। फिर 2025 में 2 सवाल पूछे गए इससे कि चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है और नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। फिर फर्स्ट इन HP पॉलिटी एंड जुडिशरी, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया 22 में। फिर फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर पूछा गया, ये 2 सवाल 22 में आए। तो 25 में क्या पूछा गया, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ HP हाई कोर्ट, फिर फर्स्ट लेडी स्पीकर। तो ये 3 चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो इस थीम से आए हैं। रिवर सिस्टम से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। प्रिंसली स्टेट एंड एंशियंट, जैसे कहलूर की कैपिटल शिफ्ट हुई, नूरपुर के बारे में पूछा, बुशहर के बारे में पूछा 22 में। तो आपको जो है वो जो 25 का पेपर हुआ उसमें नगरकोट के बारे में, कुलूता के बारे में पूछा। स्टेट इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 में सवाल पूछा गया कि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली में सेटअप ईयर पूछा हुआ था कि कब सेटअप हुआ। तो इसके पैरेलल ही आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा हुआ है 2025 के एग्ज़ाम में। फिर HP हाई कोर्ट वर्किंग जजेस काउंट पूछा हुआ है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पूछे हुए हैं 25 के एग्ज़ाम में। HPU का एकेडमिक रोप्स जो जिसमें वो लोहिया और टोपी वगैरह दी जाती थी उसके बारे में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 65 है 2022 के पेपर का, तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ ना थीम्स रिपीट हुई है। तो आपने क्या करना है कि पूरा जो HPGK है ना उसको आपने 10 क्लस्टर में डिवाइड करना है। पहले आपने क्या करना है कि HP एंशियंट हिस्ट्री कर लेनी है। उसके बाद करना है आपने HP मॉडर्न हिस्ट्री एंड प्रजामंडल के बारे में पढ़ना है। पर ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में पढ़ना है, आपने डेप्थ नहीं ब्रेड्थ बढ़ानी है अपनी, यानी कि स्कोप को इंक्रीज करना है। गहराई में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो MCQ के थ्रू पढ़ो, आप जैसे मर्जी करो, आपके टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए बस। रिवर्स एंड लेक्स ये कर लेना है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर लेने हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जियोग्राफी कर लेनी है। HP पॉलिटी एंड पर्सनैलिटी, HP हाई कोर्ट एंड जुडिशरी कर लेना है। कल्चर फेयर एंड फेस्टिवल, टेम्पल प्लेस एंड इंस्टीट्यूशन, HP करंट अफेयर एंड डिजास्टर्स। अब इन 10 टॉपिकों को आपने बहुत जैसा मर्जी आपको करना है, जहाँ से शुरू करना है आपको ठीक लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेना है इस चीज़ को। पर इनको जो है वो आपने इस तरह से 10 बकेट के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इसको ख़त्म करना। फिर आपने MCQ भी लगाने हैं ताकि आप ये चीज़ देख पाएँ कि आपसे MCQ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। नेशनल GK की बात करें, देखिए 2022 में अगर हम बर्ड जियोग्राफी और फिजिकली एक्सट्रीम्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा,
यूरोपियन लैंडलॉक्ड स्टेट के बारे में पूछा, लार्जेस्ट आइसलैंड के बारे में पूछा। तो 2025 में क्या पूछा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, पैसिफिक ओशन और मैरियाना ट्रेंच के बारे में पूछा, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कंट्रीज कौन सी है, जिसमें केनिया था जिसका आंसर, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, कंट्री टाइम जोन के बारे में पूछा। फिर हम अगर इंडियन जियोग्राफी और वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ये मैं पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे साझा कर दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर ना ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इससे आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। तो आपने क्या करना है, मेरी आपको सजेशन क्या है, पॉलिटी में जाएंगे आप ना, ज़्यादा मत करना। पॉलिटी के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत देखना, पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रेसिडेंट पढ़ लेना, जुडिशरी पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप गवर्नर, सीएम और इनके बारे में पढ़ लेना, पीएम के बारे में, बहुत हो गया। अगर इसके इर्द गिर्द और कहीं से सवाल बनते हैं तो उसके लिए एमसीक्यू के थ्रू ही रिवाइज करना। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो सोडिया रिवर के बारे में, माउंटेन्स, लेक और फिजिकल जियोग्राफी भारत की पढ़ लेना, काफ़ी हो जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, मैंने बोला आपको लूसेंट पकड़ना है, आपने लूसेंट से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकना है। लूसेंट नहीं आपके पास तो आपने तरुण गोयल पढ़नी है, बहुत ही अच्छी बुक है वो, फैक्चुअल बुक है, उसमें से रटने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। पर इन सब चीज़ों के अलावा आप लोगों ने एमसीक्यू को यानी कि पीवाईक्यूज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। पीवाईक्यू के अंदर जैसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन होता है, प्रोसेस सर्वर होता है, असिस्टेंट प्रोग्रामर का पेपर होता है, क्लर्क कम प्रूफ रीडर का पेपर होता है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क, ये 5-6 पेपर होते हैं। इन सबको करना है, ऐसा नहीं कि एक आधे को करना है। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे पेपर से शिफ्ट ड्रिफ्ट होते रहते हैं, तो ये बात आपने जहन में बिठा लेना है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने 16 लेक्चर तो मैंने अपलोड कर रखे हुए हैं इसी चैनल पे, मैं उसकी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। काफ़ी लोगों ने वो देखा हुआ है, क्योंकि आपका ना एक माइंड उस लेवल पे चला जाता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ना वो सहज हो जाते हैं। जब एग्ज़ाम में भी आता है तो आप पैनिक नहीं करते हैं, अगर डिफ़िकल्ट पेपर भी आता है तो। 2014 और 16 के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर वैसे क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप फंसेंगे फिर। तो साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट में एमसीक्यू के थ्रू करना है, ये भी। बाकी चीज़ें सब आपको एमसीक्यू के थ्रू करनी है, छोटा बड़ा पहला लास्ट, ये सब चीज़ें आपने जो है वो लास्ट में लूसेंट के अंदर, तरुण गोयल के अंदर दी होती है लिस्ट, उसमें से देख लेना है। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। देखिए कंप्यूटर में क्या होता था 2022 में, 2022 का जो कंप्यूटर पूछा हुआ था आपसे वो टोटली हार्डवेयर के ऊपर था। फिर 2025 में ट्रेंड शिफ्ट होता है और कंप्यूटर चला जाता है। कंप्यूटर में पूछा जाता है नेटवर्किंग के बेसिक पूछे जाते हैं, वेब सॉफ्टवेयर के बारे में और साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिले। 2022 में आपका मेमोरी यूनिट से पूछा, स्टोरेज कैपेसिटी से पूछा, रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी, मदरबोर्ड के बारे में पूछा, लेज़र प्रिंटर के बारे में पूछा। वहीं सिर्फ 25 में एक क्वेश्चन आया स्मॉल डिजिटल यूनिट के ऊपर। वैसे ही आपको यहाँ पर सब बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा, आप इसको एक बार देखना। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने कंप्यूटर को 4 पार्ट में कवर करना है। पहले आपने हार्डवेयर और मेमोरी को बहुत अच्छे से करना है, और इसके लिए आपने, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो लूसेंट की एक पतली सी बुक आती है, बहुत अच्छी है, उसको ही ख़त्म करना है आपने। इसमें मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी हायरार्की को बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर सेकंड आप शिफ्ट करेंगे सॉफ्टवेयर और ऑफिस एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और एमएस ऑफिस यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ लेना। फिर थर्ड में आपने क्या क्या करना है, इंटरनेट और ब्राउज़र और ईमेल वगैरह के बारे में पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि ब्राउज़र के बारे में पूछ लेते हैं काफ़ी बार, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर आपने साइबर सिक्योरिटी और फंडामेंटल्स को पढ़ लेना है, मेलवेयर के बारे में, फिर स्पैम, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, प्राइवेसी रिस्क और कंप्यूटर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन 22 में परम कंप्यूटर के बारे में पूछा हुआ था। अगला सवाल, इसमें रीजनिंग का जो कंपोनेंट रहता है, सीधी सी मैंने आपको रीजनिंग के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो आपने ये टॉपिक करने हैं, सीरीज़ कर लेनी है, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सेंस। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। बेसिक अर्थमेटिक, ये मैं एक चीज़ क्यों बोल रहा हूँ,
देखिए थोड़ा थोड़ा ना हाई कोर्ट शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है अर्थमेटिक की तरफ। अभी तो थोड़े नॉर्मल से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कई बार थोड़ा डिस्काउंट पूछ लिया, थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछ लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट हल्का फुल्का। तो अगर मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चन अगर इकट्ठे आपके कहीं मैथ के आ गए तो आप फंस जाएंगे फिर। तो इसलिए ना थोड़ा सा 2 कदम हमें आगे चलने चाहिए एग्जामिनर से। स्टेटमेंट और लॉजिकल रीजनिंग कर लेना है। रैंकिंग और ऑर्डरिंग से हर बार क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन फंस सकता है, इसलिए वो भी करना है आपने। नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह करके रखना है, जैसे कि एम्बेडेड फिगर होते हैं वो। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से 22 में आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस, ये करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आएगा आपको। आगे गोल्डन रूल क्या बोलते हैं। HPGK को मार्क्स बूस्टर की तरह यूज करना है आपने। इसमें क्या करना है, आपने कोशिश करनी है 25 से ऊपर ऊपर ठीक करने की। देखिए HP के जो भी टॉपिक होंगे HPGK के, आपने उनको 4 स्टेप सिस्टम के थ्रू करना है। जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, फैक्ट को रटा, फिर MCQ लगाए, फिर उनको रिवाइज किया। अगर गलत हुए तो देखो गलती कहाँ हुई है। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आपने एक मिस्टेक बुक ज़रूर लगानी है, तो उसमें आपको लिखते चलना है ये। तो सेकंड चीज़ आपने ये करनी है कि मिस्टेक बुक बनाओ या रफ बुक बनाओ, जिसके अंदर आप लिखते चलो जो चीज़ें नहीं आती है आपको, या कोई गलती करते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो भी लिखो कि आपने क्यों गलतियाँ की। दूसरा है मॉक का पोस्टमार्टम करना। देखिए मॉक्स सिर्फ ऐसे नहीं लगाने हैं कि मैंने अपना स्कोर देखना है और खुश हो गए स्कोर देख के कि मेरे 80 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके 70 बन रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके गलत किए हैं, वो क्यों गलत किए हैं आपने। तो आपने क्या करना है कि ये जो FCSTG का जो फार्मूला है इसको याद रखना है। आप जो भी गलती करेंगे ना उनको इस 5 कैटेगरीज में देखना है आपने। पहला क्या है कि आपको फैक्ट मिसिंग है, आपको फैक्ट का पता नहीं था। दूसरा है कि आप कंफ्यूज हो गए, पता तो था पर आपने कोई ऐसे हड़बड़ी में गलती कर दी। तीसरी जो है वो सिली मिस्टेक्स, जल्दबाजी कर दी, ऑप्शन को ढंग से नहीं पढ़ा। चौथा जो है वो टाइम प्रॉब्लम, यानी कि टाइम ही नहीं बचा आपके पास। और पांचवा है गेसिंग वर्क। देखिए गेसिंग ऐसे नहीं लगता है ब्लाइंड, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप लगा सकते हैं। तो ये 5 कैटेगरी के अंदर अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट के अंदर या किसी भी तरीके की चीज़ें जो आप टेस्ट देंगे उसमें स्कोर मत देखना, एक्यूरेसी को ट्रैक करना अपनी, कि आपकी एक्यूरेसी हाई रहे। कंप्यूटर और रीजनिंग में आप फुल मार्क्स लाने का टारगेट रखा करो कि जितना 30 नंबर का आता है हम 30 में से 30 लाएंगे। इस तरीके के माइंडसेट से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली नहीं 110% आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको यही दोबारा बोलूँगा, एक कॉपी लगा लो अपने लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 30 40 50 रुपए की कॉपी लगाओ। डे 1 से MCQ बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बेस्ट तरीका यही होगा। PYQs प्रोसेस सर्वर के मैं थोड़े बहुत आपको अरेंज करवा दूंगा, मैं करवाऊंगा आपको। और मैं ऐसा नहीं, जब आप देखना इसी में मैंने जो प्लेलिस्ट एक बना के रखी हुई है MCQ की, मैं बहुत डेप्थ में जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर डायमेंशन को आपके पकड़ के रखूँ, जिससे कि यहाँ वहाँ क्वेश्चन बनता है सराउंडिंग के उसके, तो आप मैनेज कर लें। तो लगभग उसमें 16 लेक्चर हैं, तो आप एक बार उनको भी देखना। बाकी मैं 2000 जैसे 22 और 25 का जो पेपर हुआ ना इसको मैं करवाऊँगा, पर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा, मैं बहुत डेप्थ में इसको जो है वो इधर उधर के क्वेश्चन जितने भी बन पाएंगे मैं उसको हर तरीके से कवर करूँगा। तो वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बाकी जितना टाइम बचेगा मैं उसको डेफिनेटली आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगा, इससे आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। मैं आपसे फिर रिपीट करूँगा, आपको बोलूँगा कि कॉपी लगाना मत भूलना। कॉपी के ऊपर ज़रूर लिखते रहना कि जैसे मान लीजिए आज आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से आपके 10-12 गलत हुए या 15 या 20 गलत हुए, वो नोट कर लो। देखिए एक चीज़ होती है कि आपको उस चीज़ों को पता ही नहीं होता, आपको नया क्वेश्चन देखा आपने तो तब गलती हुई, तो ऐसे क्वेश्चनों को लिख लो क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह का अगर आप पूरी रैंडम बड़ी बड़ी बल्कि किताबें पढ़ने जाएंगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, ये मुझसे लिख के ले लीजिए आप। बाकी इस अपॉर्चुनिटी को ऐसा समझो कि लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे पास, ये फाइनल है, करो या मरो है आपके पास। आई होप आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है
तो आप बेझिझक पूछिए। बाकी मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, 100 दिन मान के चलिए, 100 दिन है आपके पास। तो आप मेरे इस शब्द से आप 100 दिन से आइडिया लगा लीजिए कि डेट जो है वो कहाँ पर लाई करेगी आपकी। बाकी मैं आपको इत्तला कर दूंगा बाकी चीज़ों के बारे में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। थैंक यू।